नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। हम लोग पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे बाबू? पिछले दिन हम लोग जो शुरुआत किए थे, एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे मिरर, प्लेन मिरर के बारे में। और प्लेन मिरर में हम लोग बहुत सारे पॉइंट को किए और बहुत सारे नॉमेरिकल्स भी किए थे। और प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर किए थे। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर किए थे वो था कि जो प्लेन मिरर में कि जितना प्लेन मिरर से जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये चीज़ हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिए थे। और सेकेंड पॉइंट हम लोग ये क्लियर किए थे कि जो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल वाला होगा तो जो प्लेन मिरर होगा, समतल दर्पण होगा, उस पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा यानी काल्पनिक होगा। बट यदि ऑब्जेक्ट ही आपका यानी जो वस्तु है वो आपका वर्चुअल काल्पनिक हो जाए तो आपका जो इमेज होगा वो आपका रियल वाला यानी वास्तविक वाला बनेगा। और आपको एक चीज़ बताए थे कि जितने यानी कहने का मतलब जितना दूरी पे ये होगा यानी जितना आपका प्रतिबिंब का आकार होगा यानी जो आपका इमेज बनेगा, जो साइज ऑफ इमेज होगा और वो आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। ये तीसरा नियम पढ़े थे। और चौथा नियम क्या पढ़े थे कि जो प्लेन मिरर होगा उसका फॉर ए प्लेन मिरर मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो वस्तु होगा, वस्तु की ऊंचाई और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होगा, सेम होगा। और अगर सेम होगा तो आवर्धन बराबर एम इक्वल टू क्या होता है, V/U होता है। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। इसलिए हम लोग बात किए थे। तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग आगे देखे थे एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण के बारे में। तो विचलन कोण क्या आया था, 180 - 2i। आपको बढ़िया से निकाल के आपको बता दिए थे। और जो नहीं देखे पिछले वाला वीडियो क्लियर करने के बाद ही आप देखिएगा क्योंकि अगर पिछले वाला वीडियो आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर ये वाला क्लियर होना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। फिर उसके आगे हम लोग एक बात किए थे कि मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है भाई, और किसी प्लेन मिरर को क्या करते हैं, मान लीजिए रे ऑफ लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या करें, उस प्लेन मिरर को रोटेट कर दे ना, रोटेट कर दे, घुमाएं। और अगर थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो मान लीजिए अगर थीटा एंगल से आप घुमाए हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे भी होता है वो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, वो 2 थीटा से घूम जाएगा। इसको थीटा से घुमाए तो वो 2 थीटा से, ठीक है ना। ये सब क्लियर रखिएगा। जैसे मान लीजिए आँख पे आप ऐसे करके चमका रहे हैं, अभी तो नहीं है मेरे पास, जब चमकाइएगा, जब ऐसे कीजिएगा देखिएगा वो आपका रिफ्लेक्टेड है वो भी बढ़ जाएगा ऐसे करके। यानी अगर ये थीटा एंगल से घुमाइएगा तो वो 2 थीटा। अगर इसको आप मिरर को जरा सा, ये मिरर है, मान लीजिए मिरर को अगर आप 10 डिग्री से घुमाएंगे तो आपका रिफ्लेक्टेड रे 20 से घूमेगा। अगर इसको 20 से घुमाएंगे तो ये 40 से घूमेगा, ठीक है ना। उसका रिफ्लेक्टेड रे 40 से चला जाएगा, यानी परावर्तित किरण जो है वो 40 डिग्री एंगल से मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ऑलरेडी। और उसके ठीक आगे वाला पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे वाला पॉइंट को ना पहले हम लिख चुके, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है ये। और एक काम कीजिए, आप पहले इसको हम पढ़ देते हैं अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप चाहते तो साथ साथ मेरे आवाज़ से भी लिख सकते हैं, फिर आपको स्क्रीनशॉट के लिखे, पूरा बोर्ड लिखा हुआ है। पहले आप पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और देन आफ्टर हम आपको फिर समझाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट H नंबर ऑफ इमेजेस formed by 2 plane mirror if both mirror are placed फेसिंग, ये क्या है बाबू, फेसिंग each other at एंगल थीटा। यानी कहने का मतलब देन टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस विल फर्स्टली कैलकुलेट 360। मतलब यही कह रहा है हिंदी में, देखिए कि 2 समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, अगर 2 समतल दर्पण को एक दूसरे की ओर थीटा कोण पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 360 बटे थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक मिरर ये हो गया और एक मिरर ये हो गया, इन दोनों को क्या कीजिए, एक दूसरे का फेस पे देखिए, ऐसे फेस पे ऐसे, और थीटा कोण से ये एक दूसरे का क्या है, फेसिंग क्या हुआ है। और इसके बीच अगर कोई वस्तु रखेंगे अब तो क्या होगा, कितना इमेज बनेगा, इसके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तब आप देखिएगा। जैसे सैनुल वगैरह में आप जाइएगा ना तो देखिएगा आप इधर भी रखा हुआ रहेगा मिरर, इधर भी, तो आपका इमेज बहुत सारा बनेगा, आपको देखने में बड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए तो कहा जाता है यही कि जब 2 प्लेन मिरर को, अगर आप 2 प्लेन मिरर को क्या करें, थीटा एंगल से एक दूसरे को ऐसे करके फेस करके रख दिया जाए एक दूसरे की ओर, तो देन फाइंड, नहीं ऐसा नहीं, फेस इसलिए बोले, देखिए फेस बोलने का रीजन है, ऐसा नहीं कि मिरर इधर वाला है, ठीक है, इधर पेंटेड किया हुआ भाग है और इधर वाला मिरर है, इधर जो है ना इधर पेंटेड किया, ये नहीं कि इधर जो है इसका पेंटेड वाला भाग इधर रख देंगे, पता चला ससुरा इसका इमेज उधर बन
रहा है, यानी इसका इधर मिरर नहीं कर देंगे, मिरर का जो रहेगा इधर फेस इधर होना चाहिए, यानी इसका भी फेस इधर और इसका भी फेस इधर, इसीलिए बोले फेसिंग ईच अदर, ठीक है ना, फेसिंग ईच अदर। और देन टू फाइंड इमेज, तो सबसे पहले हम लोग 360 में थीटा से डिवाइड करेंगे। पहला बात हम चाहते हैं कि आपको क्लियर करें, तो क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मिटाना पड़ेगा। तो हम मिटाएंगे, इसके लिए क्या करिए, पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सबसे बेहतर आपके लिए होगा, या तो आप लिख लीजिएगा। हम आपको पूरा बोर्ड दिखा के आप स्क्रीनशॉट प्लीज़ पहले मार लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है ना, मारिए, देखिए आप नीचे लेके जाते हैं, मारिए पूरा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जहाँ तक जितना भी है क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, देखिए डी तक, देखिए इतना है, इतना क्वेश्चन है, मारिए स्क्रीनशॉट मारिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मारो बाबू, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, ठीक है ना, और अब आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए चलिए, देखिए देखिए देखिए, हाँ लिख लिए होंगे, चलिए अब लिख लिए होंगे, अब समझदार बच्चे होंगे तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम मिटाते हैं, अब ये पूरा देखिए, देख लिए, अब चलिए अब पूरा हम मिटाने वाले हैं, पूरा का पूरा टर्म हम मिटाएंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आप कोई बच्चे नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पीछे करके आप लिख लीजिएगा आराम से, आप समझदार हैं, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टर्म को मिटा के हम आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे पीछे तो हम लोग ये देखे थे जी नंबर में, इससे पीछे यही देखे थे, यदि किसी मान लीजिए कोई दर्पण है और कोई दो दर्पण है, और सॉरी एक दर्पण है, अगर उस पर कोई एक रे ऑफ लाइट आता है और अब रे ऑफ लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, लेकिन क्या करें आप उसको, उस दर्पण को थोड़ा सा मूव कर दें, घुमा दें, थोड़ा सा हम लोग क्या करें उसको रोटेट कर दें, और जैसे उसको रोटेट करेंगे तो अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं थीटा डिग्री एंगल से, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग जी वाला में देखें, एच वाला में जो देखने वाले हैं वो आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट मार चूके हैं, और आपके लिए इतना मेहनत करके हमको बोर्ड पे लिखना पड़ता है ताकि आपको एकदम शुद्ध भाषा में सभी कुछ चला जाए, एकदम गलत सलत आप ना लिखें, क्योंकि आपका सही सही प्रोनाउंसिएशन करना, सही सही शुद्ध लिखना भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए हम आपको, चाहे हम बोल भी देंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे हमारे गलत लिख लें, और गलत लिखने से चीज़ें गलत हो जाती है, फिर बार बार आप गलत पढ़ोगे तो फिर आपको गलत नॉलेज आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए शुद्ध लिख दिए और आप कोशिश कीजिए उसको आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, और कुछ त्रुटि हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, होता है कभी कभी ऐसे लिखने उखने में चला जाता है। अब समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ये जो पॉइंट आप एच नंबर जितना पॉइंट आप लिखे थे, अब इतना बड़ा सा पॉइंट, एक बोर्ड पॉइंट हो गया था, देखिए उस सब पॉइंट का मतलब समझाते हैं। और जो बच्चे आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ाए थे वो भी यहीं से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, सुबह वाला सब। देखिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, देखिए एक प्लेन मिरर है बाबू, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए इसका फेस इस साइड ऊपर है, अब एक दूसरा एक प्लेन मिरर इंक्लाइन कर देते हैं एक दूसरे का, अब देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। अब आप ध्यान देना और आप हमें बताना, ये देखो इसका भी फेस देखो इधर इधर है, इसका भी फेस देखो इधर है, ये नहीं कि इसको इधर उल्टा देंगे, ये वाला फेस इसका इधर कर देंगे तो फिर ये कोई बात नहीं बनेगा। याद रखिएगा हमेशा दोनों का फेस देना होना चाहिए, जैसे जैसे कि घर का मिरर ले लीजिएगा, घर का मिरर लेके देखा दोनों को ऐसे फेस करके रखिएगा, ये नहीं एगो को उल्टा दीजिएगा, एगो को मिरर उधर चल जाए तब दिक्कत हो जाएगा, ऐसे नहीं। और मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल कोण पे जो है एक दूसरे से क्या हुआ है, अलग है, इस अदर से ऐसा करके। और अगर हम बात करें मेरे भाई कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखें, कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कितना इमेज बनेगा, तो हम वही बात आपको सबसे पहले बता रहे थे कि अगर ये इमेज बनेगा, सबसे पहले हम लोग 360/थीटा से डिवाइड करेंगे, 360/थीटा से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात 360/थीटा से क्या करेंगे मेरे बाबू, डिवाइड करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे मेरे बाबू, 360/थीटा से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बहुत अच्छी बात, ये चीज़ें लर्न हो गया कि अगर कोई मिरर है और एक दूसरे से वो एक दूसरे के सामने अगर वो थीटा एंगल से रखा हुआ है, एक दूसरे का फेस एकदम एक दूसरे के सामने ठीक ठीक है और थीटा एंगल से रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग अगर नंबर ऑफ इमेज चाहिए, हमको प्रतिबिंब की संख्या चाहिए, तो 360/थीटा करेंगे। लेकिन अब समस्या, अगर 360/थीटा आपका इवेन आएगा, क्या आएगा मेरे बाबू, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, अगर 360/थीटा आपका क्या आया, इवेन आया, हम क्या क्या बोल रहे हैं, अगर 360/थीटा आपका इवेन आया, तो याद रखिएगा अगर वो इवेन आ जाएगा,
अगर इवेन आ गया तो हमेशा समझिए उसमें से एक कम हो जाएगा इमेज की संख्या, ठीक है ना। अगर 360/θ इवेन हो गया देन नंबर ऑफ इमेज, देन वैसे आपको शुद्ध लैंग्वेज में हम लिख चुके हैं, देन नंबर ऑफ इमेज जो होगा 360/θ-1 होगा, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ इमेज जो होगा 360/θ-1 होगा। हिंदी वाले बाबू साहब आपको भी सब कुछ लिख चुके हैं, खाली समझिएगा। यानी तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगा 360/θ-1 होगा। बायलैंग्वेज क्लास है, दोनों चीज़ें हम लिख चुके थे पहले से ही, हम आप समझा रहे हैं तो समझने में दोनों चीज़ आराम से मिक्स करके समझिए। आपके लिए भी सौभाग्य की बात है कि बोथ क्लासेस एक ही में हो रहा है और आपको भी हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म सीखने के लिए मौका मिला है। पहली बात। दूसरा कंडीशन हम लोग समझेंगे। दूसरा बात, पहली बात तो हम लोग समझ गए सर कि अगर 360/θ डिवाइड करेंगे, चलिए ठीक है भाई, कभी होगा ना, कभी मिरर होगा 60 डिग्री पे होगा, कभी 30 डिग्री पे होगा, कभी 90 पे होगा, 45 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वही हम बोले कि 360/θ डिवाइड करेंगे और अगर इवेन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज अगर निकालना हो तो 360/θ में से एक घटाना पड़ेगा। लेकिन 360/θ यदि आपका ऑड आ जाए देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360/θ-1 भी होगा। लेकिन कब होगा? when object is lies symmetrically, when object is lies symmetrically, ठीक है ना, दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक है, when object is lies symmetrically, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, साइमेट्रिकली हो। देखिए 360/θ और ऑड हो जाए तो देन नंबर ऑफ इमेज 360/θ-1 होगा। लेकिन आपको ख्याल रहे तब होगा 360/θ-1 जब ऑब्जेक्ट क्या हो, साइमेट्रिकली हो। अब ये चीजें आपको समझ में, ये समरूपता हो, जब क्या हो, वस्तु समरूपता हो। अब आप पूछिएगा सर ये कौन सा बात आप बोल दिए हैं जाते जाते कुछ भी। अरे मेरे बाबू, समरूपता मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका बॉडी है, अगर आपको बीचों बीच काट दिया जाए, देखिए एक साइमेट्रिकली पार्ट में कट जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ये देखिए एकदम ठीक बीचों बीच अगर रह जाएगा, अगर यहाँ ठीक बीचों बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वह साइमेट्रिकली ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट आपका जो वस्तु हो वो समरूपता हो, ऐसे कंडीशन में ऑड भी होगा 360 क्या होगा, θ-1 होगा। लेकिन नंबर ऑफ इमेज 360 केवल θ हो, कब होगा, जब व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन नॉन साइमेट्रिकली, जब नॉन साइमेट्रिकली होगा, मतलब ऑब्जेक्ट या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, ये एकदम ठीक बीचों बीच में नहीं होगा, साइमेट्रिकली नहीं होगा। अब मेरे बाबू आप सब बच्चे को क्लियर हो गया, तो आप एक बार मेरे साथ साथ बोल लीजिए कि सर इसका मतलब तो यही ना हुआ, यदि 360/θ इवेन है तो देन नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ-1। मेरे साथ साथ बोलते रहिए। दूसरा क्या, 360/θ यदि ऑड हो जाए तो सर दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या, अगर वो बोले कि ऑब्जेक्ट साइमेट्रिकली है तो एक घटाना पड़ेगा, यदि बोले कि ऑब्जेक्ट साइमेट्रिकली है तो एक घटाना पड़ेगा, ऑड आया तो भी। लेकिन अगर साइमेट्रिकली नहीं हो, नॉन साइमेट्रिकली हो, यानी समरूपता नहीं हो, असमरूपता हो, ठीक बीचों बीच ना हो, इधर उधर रखा हो, तो अब 360/θ ही होगा। वो आपको बोलेगा कि ठीक मिरर के समरूप रखा हुआ है या असमरूपता रखा हुआ है, वो सब बातें होगा, ठीक है ना। तो एक दो बात आपका क्लियर हो गया सर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए कि 360/θ तब होगा, 360/θ यदि इवेन आ जाए तो इमेज की यानी प्रतिबिंब की संख्या 360/θ-1 होगा। और 360/θ यदि ऑड हो जाए तो दो कंडीशन, वस्तु समरूपता रखा हुआ है या असमरूपता, यानी साइमेट्रिकली रखा हुआ है या अनसाइमेट्रिकली। यदि साइमेट्रिकली है तो भैया 360/θ-1 होगा। यदि अनसाइमेट्रिकली है यानी इधर उधर है, ठीक बीच में नहीं है, तो 360/θ केवल 360/θ होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये बात तो आपको क्लियर हो गया, सभी भोले भाले मेरे बच्चे आपको क्लियर हो गया। ये तीसरा बात समझना, तीसरा बात क्या है मेरे बाबू, कि यदि आप 360/θ करें, लेकिन यदि ये 360 जो θ आप कर रहे हैं, निकालिए, लेकिन इस फ्रैक्शन 360/θ लाइज इन फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन यदि फ्रैक्शन में आ जाए या आप कहिए डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या में आ जाए,
ऑलरेडी हम आपको सही रूप से दे चुके हैं, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। यानी 360/θ यदि फ्रैक्शन में आ जाए, दशमलव में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तब क्या करेंगे, तब क्या कर सकते हैं आप? तो कुछ नहीं करना बाबू, आप जो लेना होगा आपको वही लेना, आप लेना इंटीजर वाला पार्ट, आपको जो लेना होगा वो नहीं लेना, आप हमेशा लेना इंटीजर वाला पार्ट ले लेना, यानी पूर्णांक संख्या लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए गलती से 2.33 आ गया तो यहाँ पे 2.3 नहीं, केवल हम लोग 2 लेंगे। अगर हमें 2.1/2 आ गया तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। अगर 3.1/7 आ गया तो हम यहाँ पे 3 लेंगे, यानी इंटीजर वाला पार्ट लेंगे, हमको डेसिमल वाला पार्ट से कोई मतलब, उधर शून्य के बाद पॉइंट वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं है। यानी फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में इंटीजर वाला पार्ट को लेंगे, पूर्णांक वाला पार्ट को लेंगे, और ये सारे बच्चे का क्लियर है। चौथा पॉइंट देखिए लिखा होगा पैरेलल वाला बात, यानी 2 मिरर पैरेलल हो जाए, ये जो दोनों मिरर है ये क्या हो, पैरेलल रख दे। और आप जानते हैं कि 2 मिरर आर पैरेलल, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यदि 2 समतल दर्पण को समांतर में रखेंगे तो भैया थीटा जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर थीटा 0 होगा तो उसके बीच जो इमेज होगा 360/θ, और 360 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी इन्फिनाइट का टर्म आ जाएगा। इसीलिए हम लोग आपको बताते हैं, इसीलिए आप लोग बुक में पढ़े होंगे, देखे होंगे, बचपन से आज तक पढ़ते आए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 2 मिरर है और यदि दोनों मिरर पैरेलल है और इसके बीच यदि कोई बंदा आके खड़ा हो जाएगा तो उसका जो इमेज होगा वो इनफाइनाइट इमेज बनने वाला है। कितना इमेज बनेगा मेरे भाई, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। तो ये चारों पॉइंट आप अच्छी तरीके से कर लिए क्लियर, चारों पॉइंट में आपको हो गया थोड़ा सा महारत हासिल। तो पिछले वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। और इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से इत्मीनान के साथ वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप जो स्क्रीनशॉट आपको मरवाए थे आराम से लिख लीजिएगा। अब चलते कुछ क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट इसमें छूट गया था, मतलब छूटा नहीं है, इसी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे थे। जैसे कि अभी हम लोग देखें ना कि जब 2 प्लेन मिरर को एक दूसरे का फेस एक दूसरे के तरफ फेस करके थीटा एंगल पे अगर रखते हैं और अगर उसके बीच कोई ऑब्जेक्ट ला देते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो देखें कि अगर इवेन बनता है तो 360θ-1 होता है, और अगर ऑड बनता है तो 2 बातें, वस्तु साइमेट्रिकली है कि नॉन साइमेट्रिकली है। अगर साइमेट्रिकली है तो 360θ-1, अगर अनसाइमेट्रिकली है तो आपका 360θ केवल होगा। लेकिन अब उसी के कॉन्सेप्ट से एक बात निकल के आ रहा है सर, कि जैसे मान लीजिए कि हाँ ऐसे समझिए, एक प्लेन मिरर है ये, और ये एक प्लेन मिरर है, और ये भी एक दूसरे की तरफ फेस करके एक प्लेन मिरर है, समझे ना। और ये दोनों क्या है, थीटा कोण पे है। अब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो इसका जो इमेज होगा ठीक जो इमेज होगा इसके पीछे बनेगा यहाँ पे, और फिर इसका जो होगा इस दर्पण के लिए, इस वाले दर्पण के लिए क्या होगा, इस वाले दर्पण के लिए इसका इमेज इधर बनेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्या इसका इमेज इस वाले पे बनेगा, जी सर इमेज यहाँ बनेगा। और आपको पता है अगर यहाँ जो इस वाले में इमेज बन रहा है वो इस वाले मिरर में भी बनेगा ना। अरे जो इस वाले मिरर में इमेज बना है, क्या इस वाले मिरर का इमेज इस वाले में नहीं बनेगा? बनेगा, कभी देखिएगा आप, बनता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ जो इसका जो इमेज यहाँ बना, अब इसका जो इमेज क्या बनेगा, इस वाले मिरर में बनेगा। तो जितना दूरी पे इतना दूरी पे यह क्या बनेगा, इधर इमेज बन जाएगा, इसका यहाँ पे बनेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब आप देखिएगा ना, देखिए एक सर्कल टाइप का आ रहा है, देखिए एक पूरा जब मिला दीजिएगा तो एक सर्कल टाइप का आ रहा है, एक सर्कल टाइप का बनेगा, एक पूरा एकदम एक सर्कल बन जाएगा। तो एक सर्कल टाइप का बन जाएगा, यानी कहने का मतलब एक सर्कल आ जाएगा। और सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ जितना ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का दूरी होगा उतना हमेशा इमेज का भी दूरी होगा। और ये तो सही बात है, प्लेन मिरर में तो यही खासियत है, जितना ऑब्जेक्ट का दूरी उतना ही क्या होता है, आपका इमेज का दूरी होता है। तो ये सब का सब एक सर्कल बन जाता है, इसीलिए क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का दूरी उतना ही इमेज का दूरी, एक सर्कल टाइप का बन जाता है। यानी कैसे सोचे, देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो इस मिरर के लिए यहाँ पे इसका इमेज यहाँ बना, ये ऑब्जेक्ट है तो इस मिरर पर इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज बनेगा। अब जो इस मिरर में इमेज बन रहा है, क्या इस मिरर में भी इमेज बनेगा? जी सर, इसका इमेज बनेगा, तो यहाँ इतना दूरी पे तो ये उसके पीछे बनेगा। अब फिर जो इस मिरर में इमेज बन रहा है, इस मिरर में भी इमेज बनेगा,
अरे भाई बनेगा बनेगा, पूरा इमेज बनेगा। तो एक सर्कल टाइप का ये बन जाएगा, समझे ना, एक सर्कल टाइप का बन जाएगा। तो वही हम लिखे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब जो ऊपर आप पढ़े थे अभी, ठीक है ना। तो इन अबव कॉन्सेप्ट ऑल इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ सर्कल, सारे ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होगा, एक सर्कल का रूप ले लेता है। एंड ए सेंटर ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर। और खास बात यह है कि यहाँ जो इसका जो मतलब सेंटर, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल का जो सेंटर होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कटाव बिंदु होगा। अरे किसका कटाव बिंदु, प्लेन मिरर का कटाव बिंदु। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दोनों आके मिलेगा ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों प्लेन मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही आपका सर्कल का सेंटर होगा। सर्कल क्या है, तो सर्कल जितने भी ऑब्जेक्ट में, जितने ऑब्जेक्ट है और जितने भी इमेज बन रहा है वो सारे एक सर्कल में आ जाता है। और उस सब का सेंटर जो होगा अब कौन होगा, तो जो मिरर है ना, मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कटाव बिंदु है, वही उसका सेंटर होता है। तो वही चीज लिखे हैं, इन अबव कॉन्सेप्ट ऑल इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट लाइज एट ए सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल और इज एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर। कहाँ पे होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर इसका सेंटर होता है। और वो हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में दर्पण के द्वारा बनने वाले, मतलब ऊपर वाले में जो अभी कर रहे थे, तो ये ऊपर वाला है ना, के द्वारा बनने वाले सारे प्रतिबिंब तथा वस्तु एक वृत्त पर स्थित होंगे। देखिए सारे प्रतिबिंब और वस्तु क्या होंगे, एक वृत्त में स्थित होंगे तथा इस वृत्त के केंद्र दोनों दर्पणों का कटाव बिंदु होगा। देखिए इसका जो केंद्र होगा, ये जो दोनों दर्पण है ना, इसका कटाव बिंदु ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़िया से फिगर बनाइएगा, थोड़ा सा मेरा लगता है गड़बड़ हो गया है। अतः दर्पण के कटाव बिंदु से वस्तु हो या प्रतिबिंब की दूरी समान होगी। सही बात है, यहाँ से अगर वस्तु की दूरी है तो यहाँ से प्रतिबिंब का दूरी भी है, यहाँ से प्रतिबिंब का दूरी सबका बराबर होगा। चाहे जितना वस्तु की दूरी उतना प्रतिबिंब का दूरी, जितना वस्तु का दूरी उतना प्रतिबिंब का दूरी। तो ये अब एक नया चीज़ हमको सीखने के लिए मिला है ना, एक चीज़ नया के लिए सीखने मिला कि जितना इमेज बनेगा और जितना इसमें ऑब्जेक्ट रख दो, सारा का क्या होगा, एक सर्कल टाइप का बन जाएगा और सभी ओरिजिन से जो होगा सबका सेम ही डिस्टेंस होगा। ठीक है बाबू, ये हुई क्लियर। अब करते हैं नॉमेरिकल, ठीक है ना। अब नॉमेरिकल लिख रहे हैं, अब करते हैं इसको, मान लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये दो क्वेश्चन है, अब ये दो क्वेश्चन पे लगाइए अब दिमाग। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भारी वाला नहीं है। जो आपको बताए थे ना जी वाला, जो आपको बोले थे कि प्लेन मिरर को यदि हम थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो उसका रिफ्लेक्टेड 2 थीटा से रोटेट हो जाता है, वह वाला कॉन्सेप्ट पहले सवाल है। अब उसके बाद जो अभी बताया उस पर भी सवाल ले लेंगे। जैसे देखिए कहता है क्या, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हेन ए प्लेन मिरर इज, छूट गया था यहाँ पे लिख दिए, व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, यानी हम कहना चाह रहे हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है पहले, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। अब भैया अगर ये प्लेन मिरर है तो पहले इस पे लाइट तो आता होगा, जी सर, और लाइट जाता भी होगा, जी सर, और कहीं ना कहीं ये वाला नॉर्मल होगा, जी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको एन से दिखाएं। अब क्या हुआ कि हम लोग इस प्लेन मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दिए 60 डिग्री से 30 डिग्री से, तो 30 डिग्री से मान लीजिए इस प्लेन मिरर को हम रोटेट कर दिए। तो यहाँ पे ये जो प्लेन मिरर ऐसे था, अब ये प्लेन मिरर को क्या करें, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए, तो 30 डिग्री से इस प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया, यानी 30 डिग्री से। तो यहाँ पे 30 डिग्री से अगर इस प्लेन मिरर को हम लोग रोटेट कर दिए, ठीक है ना, तो 30 डिग्री से रोटेट कर दिए। तो अब बोला कि बताइए कि रिफ्लेक्टेड रोटेट्स थ्रू एंड डैश एंगल। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे देखिएगा, इसका जो नॉर्मल होगा ये वाला नॉर्मल अब बदल जाएगा नैका वाला का, और रिफ्लेक्टेड जो यहाँ से पास कर रहा था आर, अब वो रिफ्लेक्टेड थोड़ा इधर आके पास करेगा आर डैश। और ये वाला एंगल आपको बताए थे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो होगा वो 2 थीटा से रोटेट करता है, आपको पता है यहाँ पे। तो यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना है मेरे बाबू, थीटा बराबर 30 डिग्री ना, ये है 30 डिग्री। तो डेफिनेटली अगर ये 30 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे
रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में सब बातें लिखा गया, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टू थीटा, तो 2 इंटू थीटा गया कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। यानी एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, कहने का मतलब समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण को के रोटेशन का कोण जो है वो 30 डिग्री है। समतल दर्पण के रोटेशन का कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण के रोटेशन का कोण कितना होगा? तो परावर्तित किरण को जब रोटेशन घुमाया जाता है तो कितना कोण बनेगा? 60 डिग्री का बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हुआ बाबू, अगर ये 30 है, यानी ये वाला एंगल अगर 30 है, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड है, जो रिफ्लेक्टेड करेगा वो कितना डिग्री कर जाएगा? 60 डिग्री कर जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए आप इसको लिख लिए हैं तो लिख लीजिए, तो छाप लीजिए। हम बढ़े आगे, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगला कदम की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहते हैं एट व्हाट एंगल अ प्लेन मिरर बी रोटेटेड शो दैट द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 60 डिग्री। अब यहाँ उल्टा हो गया। अभी जो आप फिगर बनाए थे ना ऐसे करके, देखिए अभी जो आप फिगर बनाए थे कि देखिए ये प्लेन मिरर है, ऐसे देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि देखिए मान लीजिए पहले लाइट आएगा और लाइट क्या होगा? जाएगा अभी, और ये इसका क्या होगा? नॉर्मल होगा n। अब क्या हुआ कि बोला कि ये जो प्लेन मिरर है इसको कितना डिग्री से हम रोटेट कर दें, ये देखिए इसको कितना डिग्री से हम क्या कर दें? रोटेट कर दें। कितना डिग्री से इसको रोटेट कर दें, ताकि अब देखिए जब इसको रोटेट करेंगे ताकि ये जो अब इसका नॉर्मल ये वाला बन जाएगा यहाँ पे बगल में। अभी पहला वाला अब जो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे इधर से आएगा, तो वही बोला ताकि इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 60 डिग्री से घूम जाए। पहले जो यहाँ था अब यहाँ आ जाए, कितने डिग्री से घूम जाए? 60 डिग्री से। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 30 डिग्री हो जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश की है। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, हम शब्द में भी लिख देते हैं, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण को जो घुमाया गया है, परावर्तित किरण को जो घुमाया गया है, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो कितना डिग्री से घुमाया गया है? होता कितना? ये 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री ना। और आपको क्या चाहिए? रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। आपको क्या चाहिए मेरे बाबू? रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। और रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर का मतलब केवल थीटा, तो केवल थीटा और क्या आ जाएगा? 60/2, कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 30 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं हम आपको, ताकि स्पष्ट शब्दों में आपको पता हो जाए कि कैसे क्या क्या लिखना भी होता है पेपर में। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी था। और किस बेस था? एच वाला जो आपको बताया था अभी, जी वाला, वो वाला कि जब किसी प्लेन मिरर को आप थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं तो जो आपका रिफ्लेक्टेड है वो 2 थीटा से क्या होता है? रोटेट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अब आपका हो गया होगा क्लियर। अब जितना सवाल लेना है ले लीजिए, उससे क्या मतलब। आप देखिए, अगर हम कहें कि कोई समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमाया गया तो परावर्तित किरण कितना मुड़ जाएगा? हम लिखेंगे यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ कितना होगा? 120। हम यहाँ लिखेंगे 45, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हम 100 लिखेंगे तो यहाँ पे 200, कुछ भी बोलो। अगर 20 डिग्री बोलेगा तो यहाँ बोलोगे 40 डिग्री होगा। अगर 15 डिग्री बोलेंगे तो यहाँ बोलोगे 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे 21 बोलेंगे तो यहाँ 42 बोलोगे। समझ में आया ना? कितना ज़्यादा सवाल कर सकते हैं आप। देखो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि एट व्हाट एंगल प्लेन मिरर बी रोटेटेड सो दैट द रिफ्लेक्टेड रोटेट्स बाय 60 डिग्री। यानी किसी दर्पण को कितने से घुमाया जाए ताकि उसका परावर्तित किरण 60 डिग्री से घूम जाए। अरे भैया 60 डिग्री से घूम गया तो इसका मतलब उसका आधा से प्लेन मिरर घुमाया गया होगा, 30 होगा आंसर। यहाँ बोलता है 90 डिग्री घूम गया रिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब उसका प्लेन मिरर जो घुमा होगा 45 घुमा होगा। अगर यहाँ बोलता है 120 घूम गया रिफ्लेक्टेड रे, तो डेफिनेटली जो होगा प्लेन मिरर जो घुमाया गया होगा 60 डिग्री से घुमाया गया होगा। अगर यहाँ बोलता है 30 डिग्री से घुमा दिया गया तो वहाँ 15 डिग्री हो जाएगा ना। अब ऑलरेडी भेजा में आपका एकदम स्पष्ट हो गया, पारदर्शिता आया, एकदम आ गया होगा, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पारदर्शिता पूरा आ गया होगा। चलिए अब एक अगला सवाल जो लेते हैं वो सवाल लेते हैं हम लोग इस वाला बेस्ट 360/थीटा वाला बेस्ट प्लेन मिरर के जो फेसिंग वाला बीच लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन का छाप लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपके इसके लिए, ये वाला क्वेश्चन पे ट्राई मारिए। देखिए ऐसे वाला क्वेश्चन पे मारिए 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 मारिए, पहले आप मारिए, ट्राई मारिए, उसके बाद हमसे पूछिए, फिर आप देख लीजिएगा। आपसे नहीं बना होगा तो फिर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पहले रोक के ट्राई मार लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं, चलिए आप अच्छे बच्चे हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम बताते हैं आपको तब तक, ठीक है।
आप बाद में अपना वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा बाद में। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड विद कॉमन वर्टेक्स ऑफ एन एंगल 60 डिग्री। यानी दो समतल दर्पण को झुका कर रखे हैं और दोनों दर्पण के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। इन दोनों दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखें तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा उनके बीच, तो आपसे पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से देखिए ऐसे समझिए कि एक प्लेन मिरर है, ये देखिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, और ये दोनों प्लेन मिरर कितना डिग्री पे झुका, एक प्लेन मिरर इधर से देखिए दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए और एक दूसरे से कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 60 डिग्री पे। हम कहीं भी बोला, अब हमें तो बोला नहीं साइमेट्रिकली अनसाइमेट्रिकली क्या है नहीं है पता नहीं। देखो पहले लगा दो 360 पे थीटा से पहले भाग लगाएंगे 360 पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखिए 60 डिग्री है। तो 360 पे थीटा तो कितना आ जाएगा, देखिए 60 से कटा 6 आ जाएगा, यानी इवेन आया तो 1 घटा देंगे, कितना आएगा 5। यानी इमेजेस की कुल संख्या, जो प्रतिबिंब की कुल संख्या है वो कितना बन जाएगा आपका, 5 इमेज बनेगा। तो कहीं अगर इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसके बीच कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर ये दर्पण का 60 डिग्री का कोण बना हुआ है तो डेफिनेटली इसके बीच का जो यानी जितना इमेज बनेगा इस दोनों दर्पण में वो कितना इमेज बनेगा, 5 बनेगा। क्योंकि इवेन आ गया तो इवेन आ गया तो 1 घटा देंगे, 1 घटा दिए कितना आ गया, 5 आ गया, तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा अगर मान लीजिए इसी की जगह पे और कुछ लेंगे, हम लेंगे इसी की जगह पर 90 डिग्री ले लेते, तो चलो ठीक है, सवाल अब इसी में थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन यही है, इसी में 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। 60 डिग्री रखे था, अब इसी में हम बोलते हैं 90 डिग्री रखिए, तो जैसे 90 डिग्री रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर इसी में हम 90 डिग्री रखें, आप अलग अलग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री कर ले तो जैसे थीटा 90 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 360/90 ना, 360 बटे क्या हो जाएगा 90, और 360/90 कितना, 9 चौक 36, यानी 4 इवेन है, 1 घटा देंगे, कितना इमेज बन जाएगा बाबू, 3 इमेज बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मुश्किल वाला बात तो यहाँ पे है नहीं जो आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, अगर हम थीटा बराबर क्या है, दोनों के बीच 40 डिग्री रख दें, ठीक है ना, मतलब दोनों मिरर है उसके बीच का कोण 40 डिग्री है, तो कितना इमेज बनेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो 360 बटे क्या करेंगे, 40 करेंगे, कटा दिए 4 नंबर 36, डायरेक्ट क्या आ गया, ऑड आ गया। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात तो हुआ नहीं, तो 9 है यहाँ पे, कितने इमेज बन जाएगा, डायरेक्ट 9 इमेज बन जाएगा। कितने इमेज बनेगा बाबू, 9 इमेज बनेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं है, 360 बटे थीटा से भाग लेंगे। थीटा क्या होगा कि दोनों प्लेन मिरर जो है कितने डिग्री एंगल से झुका हुआ है एक दूसरे की ओर, ठीक है ना। तो इतना सा बात आपका क्लियर होना चाहिए। अब कुछ अच्छा सवाल, एक सोचने वाला सवाल लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको नॉलेज लगाना है, दिमाग लगाना है, उस सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, और इस क्वेश्चन की ओर बढ़िए और पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, पहले रोक के प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है क्या, हिंदी नहीं लिखे हैं इसका, आप बुरा नहीं मानिएगा, इतना सा बात आप समझ सकते हो, ऑलरेडी बहुत लिखना पड़ जाता है। देखिए, 2 मिरर आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री और एज सोन इन फिगर एट पोजीशन इतना 3, 4 फाइंड। तो आप नहीं लिख सकते हैं कि 2 मिरर एक दूसरे से, दो दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पे स्थित है और उनकी स्थितियां जो है 3, 4 पर है, तो फाइंड। पहला बात तो नंबर ऑफ इमेजेस पूछा है, प्रतिबिंब की संख्या लिख चुके हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा ये पूछा है। एंड तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ ऑल इमेजेस, प्रतिबिंब की दूरी, और पोजीशन ऑफ ऑल इमेज मतलब सारे प्रतिबिंब की स्थिति। तो कैसे पता करें, तो सबसे पहला बात मेरे बाबू, सबसे फर्स्ट और प्रथम बातें यही है कि आपसे नंबर ऑफ इमेज पूछा है, जो कि बहुत इजी है। ये देखिए, एक मिरर यहाँ है, देखिए ऐसा ही फिगर है, एक मिरर ये है और एक मिरर देखिए ऐसे करके, और एक दूसरे पे जो है 90 डिग्री पर रखा गया है, यानी कि बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर इनके बीच का एंगल 90 है, दैट मीन्स थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा 360 बटे थीटा, और 360 बटे थीटा मतलब क्या, 90 बटे कितना, 360 बटे 90 डिग्री, तो 4 से कट गया, 9 चौक 36, 4 इवेन आ गया तो 1 घट जाएगा, यानी 3 बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब जो नंबर ऑफ इमेज निकल के आया, यानी प्रतिबिंब की जो संख्या निकल के आ गया वो 3 आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इधर बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ फ्रॉम ओरिजिन। आपको पता थे अभी जो लास्ट नोट करके लिखाए थे कि भैया अगर यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस हो तो जितना भी इमेज बनेगा सब ऑब्जेक्ट और इमेज सब क्या होगा, एक सर्कल में आ जाता है।
और सब सर्कल में आ जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि ओरिजिन से जितना ऑब्जेक्ट का दूरी होगा ओरिजिन से उतना ही इमेज का दूरी होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ इमेज डिस्टेंस बराबर होगा यहाँ पे, जो इमेज डिस्टेंस होगा, जो प्रतिबिंब दूरी होगा बराबर होगा वो किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हमको पता है तो इमेज का डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन की थोड़ा 10th क्लासेस 10th स्टैंडर्ड की कुछ बातें यूज होगा। यहाँ पे 3 4 है, ओरिजिन पे है, देखिए यहाँ ओरिजिन यहाँ पे है और यहाँ से 3 4 दूरी पे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से x जो होगा 3 होगा और y जो होगा कितना होगा 4 होगा, इसलिए वो दूरी 3 4 है। तो कहने का मतलब जो रूट अंडर क्या आ जाएगा x² प्लस y², और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 16 9 कितना रूट अंडर 25 और 25 का रूट आप निकाल लीजिएगा 5। तो जो भी यूनिट होगा पता नहीं, यूनिट जो भी होगा अगर सेंटीमीटर तो मीटर, मीटर तो मीटर, यानी 5 यूनिट आपका क्या आ गया इमेज डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से। एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ओरिजिन कितना आ जाएगा 5 यूनिट। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, यूनिट नहीं पता है तो हम डायरेक्ट यूनिट लिख दिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, बी नंबर। अब तीसरा सोचिए क्या है, थर्ड वाला सोचिए, थर्ड वाला दिमाग लगाइए। कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑल इमेजेस, सबका पोजीशन बता दीजिए। तो पोजीशन निकालना है तो देखिए सुनिए, अगर ये इमेज मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो भाई इस मिरर पे इमेज बनेगा। तो इस मिरर पे जो इसका इमेज बनेगा, इस मिरर पे थोड़ा मान लीजिए इमेज पूरा है, ये थोड़ा इमेज और मिरर को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, मिरर को थोड़ा ऊपर भी आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका जो बनेगा इस वाले मिरर पे एग्जाम जितना ये दूरी पे ठीक उतना ही क्या बनेगा, इसके पीछे इमेज बनेगा यहाँ पे आके, जब बस बहादुर हो। लेकिन यहाँ से जो होगा x, देखिए यहाँ पे x यहाँ से यहाँ 3 है, पॉजिटिव है क्योंकि ये x होता है, ये देखिए x डैश होगा और ये जो होगा आपका क्या होगा y होगा और ये जो होगा क्या होगा y डैश होगा। सब बच्चे समझदार है, पोजीशन निकालना है, ठीक है ना। इत्मीनान के साथ रहिएगा, थोड़ा सोचने वाला सवाल है यहाँ पे। तो सर ये 3 4 है तो ये वाला जो हो जाएगा यहाँ पे x तो 3 ही होगा, लेकिन y जो देखिए y डैश में आ गया तो y क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि वह माइनस में आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो पहली बात तो इसका इमेज इस मिरर पे बना तो ये आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि इसका इस ऑब्जेक्ट का जो है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा इस मिरर पे भी बनेगा, हाँ सर इसका मिरर इस मिरर पे भी बनेगा और जितना दूरी पे ये है उतना ही ये पीछे आके इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। उतना ही क्या होगा ये पीछे आके यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो सर यहाँ जो बनेगा देखिए x क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x जो होगा यहाँ पे क्या आएगा, x जो होगा यहाँ पे x जो होगा यहाँ पे देखिए निगेटिव आ जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। लेकिन y जो होगा y तो इधर देखिए पॉजिटिव है तो y क्या आ गया 4 आ गया। सर ये तो 2 ही इमेज आप निकाले हैं, इमेज तो 3 बना रहे हैं आप, इमेज तो कितना बनेगा रियली में अगर बात करें तो इमेज कितना, इमेज बनेगा 3। और जब इमेज 3 बना तो आप तो 2 बनाए, तो तीसरा कहाँ बनेगा मालिक। अब सुनिए बात से, आपको हम बताए थे कि ये जो देखिए इसका जो इमेज बना ये इमेज यही आ जाएगा, देखिए यहाँ इसका जो इमेज होगा ये इमेज यही आ जाएगा। लेकिन इस मिरर का जो इमेज होगा, सुनिएगा पहले यहाँ इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन गया इस मिरर में, फिर इसका ऑब्जेक्ट इस मिरर में, मिरर ई ऑब्जेक्ट जो है यानी ऑब्जेक्ट तो सेम है, मतलब इस वाले का इस मिरर के लिए इमेज यहाँ बन जाएगा। अब इस मिरर का देखिए जो मिरर जो होगा ऐसे ना होगा, ऐसा भी है ऐसे भी है। तो अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का ना एक इस वाले यहाँ जो ये जो आपका जो ये इमेज बना, ये इमेज का भी एक इमेज इधर बन जाएगा इस वाले दोनों की इधर, ठीक है ना। तो यानी इसका भी एक इमेज बन जाएगा। अब ये वाला हम मिटा रहे थे, यहाँ पे मिटा रहे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं और √25 = 5। अब इस ऑब्जेक्ट का जो होगा एक इमेज यहाँ पे भी बनेगा, इसके ठीक पीछे में बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये इमेज एक यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ x भी इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर y भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी -3 4। 3 स्थितियाँ हो गया। अगर हम यहाँ से भी शुरुआत करते तो भी हमें यहाँ पे आके रखते हैं, ठीक है ना। तो 3 स्थितियाँ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है इसकी 3 स्थिति कहाँ कहाँ आ गया स्थिति। एक तो आ गया आपका 3 - 4 पे, और दूसरा कहाँ आ गया, दूसरा आ गया -3 4 पे, और तीसरा कंडीशन कहाँ आ गया -3 और -4 पे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन था कि 90 डिग्री पे 2 मिरर को रखे हैं, तो उसके बीच यहाँ 3-4 के डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, और वो सब पूछा आपसे नंबर ऑफ इमेज बताइए, तो 90 था। तो बहुत सिंपल से क्या किए, 360 थीटा यानी 360 में 90 किए, 4 आया, 4 इवन है, 1 घटाए 3, यानी इमेज की संख्या 3 बनेगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि ये सारा जो एक सर्कल का रूप लेगा। अब देखिए जब ये घुमा एक सर्कल की तरह बनेगा, और जब ये एक सर्कल की तरह बनता है, जितना इमेज का, जितना इसका दूरी, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सब बराबर होता है, तो यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से 3-4 का डिस्टेंस है, यानी x 3 y 4, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे ये आ गया। चलिए ये ठीक है। अब पूछा था कि पोजीशन ऑफ ऑल इमेजेस, तो हम लोग दिमाग लगा के हम लोग देखें कि ये वाला इस वाला ऑब्जेक्ट के लिए इस वाले मिरर पे यहाँ इमेज बनेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट का इस वाले मिरर पे यहाँ इमेज बनेगा, फिर ये जो इमेज बना इस इमेज का एक बार इमेज ठीक इसके पीछे यहाँ आके बनेगा। ठीक है, 3 पोजीशन बन जाएगा, और तीनों पोजीशन हम लोग बताने में कामयाब हो गए। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अब एक 2 पॉइंट है, पहले उस पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, फिर एक तगड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल तो क्वेश्चन आप कर ही लीजिएगा। ठीक है ना, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बाबू। हाँ, तो देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से पॉइंट को लेकर अभी देखिए जी एच एक पॉइंट किए थे, और एच के पॉइंट करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, और अब देखिए उसके बाद एच के बाद आई और जे 2 पॉइंट लिए हैं, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे। तो और अभी 2-3 क्वेश्चन जो करेंगे बेहतर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आइए ये वाला पॉइंट, आई वाला पॉइंट समझते हैं। कहते हैं टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेजेस। देखिए आप हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जैसे ये देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है, क्या बच्चे चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए जैसे एक मिरर है, ऐसे एक मिरर ले लेते हैं। ठीक है ना, एक मिरर है। अगर आपको इमेज फाइंड करना है, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन मिरर, तो यू हैव सी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके परपेंडिकुलर आपको देखना होगा। अभी जैसे कि आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे कि सीधा हम परपेंडिकुलर ले रहे थे परपेंडिकुलर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर ये मिरर ऐसा है तो ये नहीं कि इसका जो है ये ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट ये है तो हम इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके ले लेंगे। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर ऐसे ले लेंगे, नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग मेथड हो गया। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये आपका रॉन्ग मेथड हो गया। तो सर सही वाला मेथड क्या है कि अगर ये प्लेन मिरर मान लीजिए ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे ही ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। तो यानी कहने का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका जो इमेज होगा ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसके कैसे होगा, ऐसे होगा परपेंडिकुलर। देखिए ना इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ये अब ये इमेज बना इधर मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी समतल दर्पण में किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए समतल दर्पण पर हमेशा लंबवत रेखा खींची जाती है। बहुत छोटी बात है लेकिन अच्छी बात है कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ साथ बोलिए कि अगर आपको प्लेन मिरर में इमेज आपको फाइंड करना है, इमेज आपको इमेज का लोकेशन जानना है, तो जो ऑब्जेक्ट है, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर खींच देना कहीं भी, नहीं, जो प्लेन मिरर है ना, जो प्लेन मिरर है ऑब्जेक्ट को लेते हुए प्लेन मिरर के लंबवत यानी परपेंडिकुलर लाइन आपको खींचना है, तो आप इमेज फाइंड कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये तो रही बात, छोटी सी बात। आइए हम इसको नीचे वाला बात समझते हैं, नीचे वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला बात को समझते हैं। नीचे वाला बात को समझते हैं, फील्ड ऑफ व्यू यानी दृष्टि पटल कुछ है, दृष्टि क्षेत्र कुछ बारे में यहाँ पे जानेंगे, फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। ऊपर में ही लिखेंगे, देखिए ऊपर वाला तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा था, तो ऊपर में ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए कैसा, मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है ये बाबू, ठीक है ना, और ये एक प्लेन मिरर है, और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकल के इस पे आया और यही रे ऑफ लाइट निकल के यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो बात क्या है कि अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल के ये आया तो ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। तो भैया ये जितना यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इतना रिफ्लेक्ट होके जाएगा इधर, ये भी लाइन क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके ये इधर चला जाएगा ना, ये रिफ्लेक्ट होके इधर भी चला गया, ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके जितना एंगल से आया उतने एंगल से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। फिर आगे क्या होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे क्या
ये जो चलो यहाँ इंसिडेंट रे इधर से आया तो इंसिडेंट रे यहाँ पे मिला, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट ना, ये हो गया आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ये आप समझते हैं, बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं तो समझते होंगे। और ये कभी रिफ्लेक्टेड रे कभी इधर मिलने वाला नहीं, ये पैरेलल चला जाएगा। तो कहाँ मिलेगा, ये कहीं ना कहीं आगे चल के मिलेगा, ये कहीं ना कहीं क्या होगा आगे जो है, कहीं ना कहीं आगे ये चल के कुछ दूरी पर जाके ये मिलेगा, समझे ना, कुछ दूरी पे जाके मिलेगा। आप अच्छे से फिगर बनाइएगा, ठीक है ना, आगे चल के ये मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपका इसका इमेज बना, ये इसका क्या बना, इमेज बना। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम यही इस वाले पॉइंट में जे नंबर पॉइंट में ये कह रहे हैं कि क्या आप मिरर पे कहीं पे जाके वस्तु देख लेंगे इमेज बन रहा है तो क्या नहीं, उसका देखने का क्या होता है एक फिक्स डिस्टेंस होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा, चलिए ये तो यहाँ पे मिला तो इसका इमेज ये बना, ठीक है ना, इसका इमेज क्या हुआ, इसका इमेज ये बन गया, ये सीधा जाएगा, ठीक है ना, इसका इमेज ये बन गया। तो इसका इमेज जो ये बना, तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, यानी FOV हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, यानी जो दृष्टि क्षेत्र है ये वाला है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो क्या है, दृष्टि क्षेत्र जो होगा ये वाला इसका दृष्टि क्षेत्र होगा, ये वाला इतना सा हिस्सा रिफ्लेक्टेड है। अगर वो बंदा यहाँ पे देखेगा या इधर आके देखेगा तो आपको इसको ये इमेज बनता हुआ नजर नहीं आएगा। बात समझ है ना, फील्ड ऑफ व्यू में ही वो दे सकता है। आप देखे होंगे मिरर में कि जैसे देखेगा आप यहाँ से आपका उस, मान लीजिए कोई खड़ा है, कोई बंदा खड़ा है, इसका इमेज बन रहा है मिरर में, लेकिन आप जैसे देखिएगा, आप देखिएगा, देखिए उसका इमेज बन रहा है, लेकिन आप जैसे थोड़ा सा दूर चल जाइएगा ना तो उसका बन रहा है इमेज, वो देख भी रहा है, मजा ले रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गए। तो फील्ड ऑफ व्यू मतलब होता है उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है। तो दृष्टि क्षेत्र यही है, देखिए इसका इतना सा दृष्टि क्षेत्र होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको समझना होगा, ये वाला इसका दृष्टि क्षेत्र होता है, ठीक है। और इसको बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके बताते एक बार पढ़ देते हैं। देखिए, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व्स मतलब जो भी देखने वाला होगा, व्हेन ऑब्जर्व्स इज इन फील्ड ऑफ व्यू, वो उसको तभी दिखेगा इमेज जब वो क्या हो, फील्ड ऑफ व्यू में होगा। अगर फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होगा तो उसको इमेज नहीं दिखेगा। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रेक्षक तभी देख सकता है जब वो दृष्टि क्षेत्र में हो। सर ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये बात फिगर भी उतार लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम अब इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और हम कुछ ले लेते हैं तीनों मिरर के लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। तीनों मिरर कौन कौन सा, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सब में देखते हैं कि दृष्टि क्षेत्र किसका बढ़िया होता है। तो चलिए अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो आपको दिखाएं ही अभी, लेकिन थोड़ा बढ़िया से दिखाते हैं। आप ये देखिए प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये देखिए प्लेन मिरर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये लाइट यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से दोनों इंसिडेंट रहे, यहाँ इधर लाइट जा रहा है, इस पे गया और ये लाइट इस पे चला गया, ठीक है ना। तो ये गया, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, तो इसका ये नॉर्मल होगा, ये भी इसका नॉर्मल होगा, ये भी इसका क्या होगा, नॉर्मल होगा। जितना एंगल नॉर्मल सर बना के आएगा उतना से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर। ये भी क्या होगा, उतने से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओहो, ये क्या होगा, उतने एंगल से क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरे बात और मेरे भावनाओं को ध्यान से समझना। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू हो गया, यानी फील्ड ऑफ व्यू हो गया इतना सा हो गया कि इतना सा दूरी पे अगर कोई बच्चा अगर आएगा इतना सा दूरी पे, तो इसका जो इमेज होगा वो इमेज बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। इसका जो इमेज होगा बनता हुआ नजर आएगा। तो कहाँ इमेज बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं, इसका इमेज जो होगा कहीं इधर बनेगा ना। इसका जो इमेज होगा कहीं क्या बनेगा, इसका जो इमेज होगा कहीं इधर बनेगा। मेनली हमको ये समझाना है फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ बनेगा। तो कहने का मतलब अगर इतना के एरिया में वो बैठा हुआ आदमी है, कहीं भी ऑब्जर्वर है, तो उसको ये इमेज बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब हम लेते हैं थोड़ा सा कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है ना। ये देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में ले लेते हैं। एक स्फेरिकल मिरर को काटेंगे तब ना कॉनकेव मिरर होगा। एक स्फेरिकल मिरर को काट के थोड़ा सा बढ़िया से लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अब इसको इधर से रंग दीजिए। ये ले लिए हम लोग कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लाइट जाएगा, इस पे भी पड़ा लाइट, इस पे भी लाइट पड़ा, तो लाइट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाइट को रिफ्लेक्ट, ये जो रिफ्लेक्ट करेगा सीधा जहाँ से गया एकदम उसी पाथ से इसको क्या करेगा, रिटर्न कर देता है, रिटर्न कर देता है। ये वह इसका रिफ्लेक्टेड है, और रिफ्लेक्टेड इसका कहीं ना कहीं जाके क्या मिलेगा, इसके पीछे मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो देखिए आगे गोलीय दर्पण जब पढ़ेंगे ना हम इसका स्फेरिकल मिरर, तो हम आपको इसका एक्सप्लेन करके बताएंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये गया इंसिडेंट रे आ गया और इधर चला गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू हो गया ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला देखिए इसका फील्ड ऑफ व्यू ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, एक मिनट रुकिए मिटाने वाला ले लीजिए। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, एक मिनट गलती हो गई, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अंदर से कलई किया हो, आपको पता है ना कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अब ये लाइट अगर इस पे आएगा, देखिए इस पे गया इधर और ये इस पे गया लाइट इधर, तो अगर ये लाइट इधर जाएगा तो ये लाइट को देखिए इसके नॉर्मली खींचेंगे तो ये एंगल बनाएगा और इस सीधा ऐसे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो गया यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे आ गया, ये गया और ये आ गया सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्ट होके गया। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू हो गया, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू हो गया, देखिए ये वाला सब हो गया, ये फील्ड ऑफ व्यू ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये सब इसका आप अच्छे से कलम से लिख लीजिएगा, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया। तो आप हमको नोटिस करके बताइए सबसे तगड़ा फील्ड ऑफ व्यू किसका है, सबसे अच्छा दृष्टि क्षेत्र किसका है मेरे बाबू, आप सोच के बताइए सबसे अच्छा दृष्टि क्षेत्र किसका है। सब बच्चे कहेगा सर सबसे अच्छा है तो उत्थल वाला का है, उत्थल वाला मतलब उत्तल वाला है। देखिए सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू किसका बनेगा, उत्तल वाला का बनेगा। और यही कारण है, बढ़िया से फिगर को उतार लीजिएगा, और यही कारण है कि गाड़ी के साइड मिरर आप देखे होंगे ना, मोटरसाइकिल सबके जो आईना लगा होता है जो कि हम लोग पीछे देखने का काम करते हैं, यही कारण है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे कारण आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक कारण अभी हम लोग को मिल चुका है। ये एक कारण ये भी है उन सभी कारणों में से कि हम लोग उसको साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। इसीलिए दूर दूर से गाड़ी, अगल बगल से गाड़ी या उस वाले इधर रोड से इधर वाले से आपको गाड़ी दिखाई दे देता है, मतलब उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नोट करके एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा बाबू, नोट करके एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना। नोट करके एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि तीनों दर्पण में, लिखिए ये पहले ये लिख लीजिए नोट करके तीनों दर्पण में, उसके बाद ये आराम से फिगर उतार लीजिएगा, ठीक है ना। लिखिए तीनों दर्पण में, तीनों दर्पण में समतल दर्पण या तीनों दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तथा अवतल दर्पण की, देखिए इसका अवतल दर्पण का कम होता है, सबसे कम होता है, तथा अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे कम होता है, तथा अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे कम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना। और आगे इंग्लिश वाला बाबू नोट करके लिखिएगा, डैश देके लिखिए, डैश लिख के लिखिए। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, लिखो बाबू, लिखो फॉर कॉन्वेक्स मिरर फील्ड ऑफ व्यू इज ग्रेटर। फॉर कॉन्वेक्स मिरर field of view is greater, field of view is greater, and concave mirror field of view is मिनिमम, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लिए, चलिए तगड़ी बात है, यहाँ तक आप लिख चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा कुछ तगड़े लेवल का क्वेश्चन करते हैं। आप तगड़े लेवल का क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा अच्छे लेवल का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। पहले हिंदी वाले बाबू का साहब को बोल देते हैं,
क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, और पहले हिंदी वाले भाई साहब को बोल देते हैं, आराम से लिखिएगा, ठीक है ना। हिंदी वाले भाई साहब लिख लीजिए, लिखिए। एक समतल दर्पण जिसकी चौड़ाई d है, एक समतल दर्पण जिसकी चौड़ाई d है और इसे दीवार पर टांगा गया है, और इसे दीवार पर टांगा गया है। लिख देते क्वेश्चन, लेकिन बहुत परेशानी होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब वर्ड बड़ा है, हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इसलिए सोचे बोल देते और आप कॉपरेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखे, एक समतल दर्पण जिसकी चौड़ाई d है और इसे दीवार पर टांगा गया है। इस समतल दर्पण के मध्य बिंदु से, लिखिए, इस समतल दर्पण के मध्य बिंदु से, इस समतल दर्पण के मध्य बिंदु से L दूरी पर एक बिंदु स्रोत S है। L दूरी पर एक बिंदु स्रोत S है तथा 2L दूरी पर 2L 2 और कैपिटल वाला L तथा 2L दूरी पर एक सड़क है, एक सड़क है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। हम आपको तस्वीर बना देंगे, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। उसके आगे लिखिए, एक आदमी इस सड़क पर जाते हुए, एक आदमी इस सड़क पर जाते हुए, एक आदमी इस सड़क पर जाते हुए कितने दूरी तक बिंदु स्रोत S का प्रतिबिंब दर्पण में देख सकता है। बिंदु स्रोत S का प्रतिबिंब दर्पण में देख सकता है। बात वही हो गया फील्ड ऑफ व्यू वाला बात, कि भैया दर्पण तो टंगा हुआ है, लेकिन क्या उस असरा चल जाएगा कलकत्ता, उसको इमेज दिखते रहेगा क्या? नहीं ना। तो बोला कितने दूरी तक उस आदमी को इमेज दिखता हुआ रहेगा, ठीक है ना। इंग्लिश वाला बाबू से फटाफट लिख लीजिए, लिखिए, ए पॉइंट, लिखिए, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस प्लेस्ड एट डिस्टेंस L, कैपिटल वाला L लिखिएगा। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस प्लेस्ड एट डिस्टेंस L इन फ्रंट ऑफ सेंटर, लिखिए, इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ ए मिरर ऑफ विथ, चौड़ाई उसकी WIDTH, विद D हैंग्स वर्टिकली, HNGS, हैंग्स vertically on a wall, दीवार। A man walks in front of the mirror, a man walks, पैदल घूम रहा होगा, a man walks in front of the mirror, in front of the mirror along a line parallel to the mirror, along a line parallel to the mirror, along a line parallel to the mirror at a distance 2L, at a distance 2L, कैपिटल वाला L लिखिएगा और 2 यानी 2L, from it is shown, from it is shown in the figure, from it is shown in the figure, the greatest distance
द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर which he can see the image of light, source in the mirror is ठीक है बाबू। अब देखिए जो फिगर दिया हुआ है हम आपको फिगर बना देते हैं, ठीक है ना। अब आपको देखने में भी लगा होगा कि सर बड़ा क्वेश्चन आप सही है बोले थे, ठीक है ना। अगर छोटा क्वेश्चन होता तो अरे एक बोर्ड में हो जाता है तो पूरा एक बोर्ड हो जाएगा, फिर क्वेश्चन तो आप समझ रहे भावनाओं को, इसीलिए आप लिखा दिया आपको। अब आराम से कोई दिक्कत नहीं, आप लिख भी लिए होंगे। तो चलिए देखिए कैसा है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक दीवार दिया हुआ है ऐसे, समझे ना। और ये दीवार में क्या कर दिया गया है कि मिरर को टांग दिया है, समझे। और ये जो मिरर टांगा है यहाँ से, यहाँ देखिए मिरर टांग दिया है। मिरर जो टांगा है उसका जो मिरर का जो यहाँ से वहाँ तक चौड़ाई है वो जो d है, ठीक है। और यहाँ से समझिए, और आगे बोला क्या है, एक यहाँ पे देखिएगा एक रोड है कुछ दूरी पर, यहाँ से बोला कि 12 दूरी पे एक रोड है यहाँ से, ठीक है ना। और S एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से, जो S एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से एक ऐसा पॉइंट है S, इसके मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है ये S, जहाँ से लाइट ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे पड़ रहा होगा, जिसे पड़ रहा होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटा मोटी आपको यही समझना है कि सवाल में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जैसे एक दीवार, कभी देखते होंगे आप रोड के किनारे जाते होंगे, देखेंगे दीवार में को मान लीजिए ऐनक यानी मिरर टांग दिया, ठीक है ना, मिरर को टांग दिया। अब यात्री उस मिरर रोड से जा रहा है, तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए वो यात्री उस मिरर रोड से जा रहा होगा तो क्या उस मिरर में जो इमेज बन रहा है, वो जो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा ना जी, बन रहा होगा उस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज जो बन रहा होगा मिरर में, क्या वो यहाँ से बढ़ जाएगा, बहुत दूर तक उसको दिखाई पड़ते रहा होगा, नहीं। वही तो आपसे फील्ड ऑफ व्यू पूछा है, दृष्टि क्षेत्र पूछा है आपसे, आखिर कितना दूरी तक उसको दिखाई पड़ते रह जाएगा ये हमको बता दीजिए, ठीक है ना। और यही चीज़ हम लोग बच्चे को निकालना है। तो आइए हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। सवाल देख लीजिए आप, पहले आप समझ लीजिए, इसको हम लोग अपने तरीके से फिगर में ढालते हैं, ठीक है ना, अपने तरीके से ढाल लेते हैं इसको। तो ये दीवार से हम खाली मिरर को यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, केवल और केवल मिरर निकालिए। मान लीजिए कि ये मिरर हम निकाल लिए, तो यहाँ पे ये मिरर हम मान लीजिए यहाँ से एक प्लेन मिरर जितना है दूरी वही लेते हैं, ये प्लेन मिरर है, इसका दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, d दूरी है। और यहाँ पे एक कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ पे जा रहा होगा, ऐसे करके डेफिनेटली जा रहा होगा लाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लाइट तो जा ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अच्छा ये जो है यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो जो यानी यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है, देखिएगा लिखा हुआ है कि L दूरी है और ये पॉइंट O है, तो इसका ये मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर ये D है पूरा तो ये जो होगा वो D/2 होगा, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि Mn जो है ये एक मिरर है, ठीक है ना, Mn क्या है, एक मिरर है। अब देखिए बात समझने वाला है मेरे भाई, बात क्या समझने वाला है बाबू, कि आखिर इसको मिटाते हैं, 12 है, आप समझ ही गए हैं बात क्या है, कि अगर यहाँ से यहाँ इतना बड़ा ये रोड है, ये रोड है मान लीजिए इतना बड़ा, पूरा इतना बड़ा सा ये रोड है पूरा इस तरह का, ये बगल में रोड यात्रीगण जा रहे हैं, इधर दीवार में लगा हुआ है ऐनक। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो कहाँ तक उसको जो दिखेगा यही आपको निकालना है। तो सबसे बड़ा बात सोचने वाला क्या है, फील्ड ऑफ व्यू निकालना। तो इसका मतलब ये देखिए, ये जो लास्ट मिरर का जो होगा यहाँ पे लाइट, जो लास्ट मिरर का जो लाइट यहाँ पे जा रहा होगा, मान लीजिए रोड इतना और बड़ा कर देते हैं, जो लास्ट मिरर का जो लाइट है ऐसे करके जो आ रहा होगा, जो लाइट जा रहा होगा, जो लास्ट मिरर का जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर जा रहा होगा, लास्ट मिरर तक का लाइट जो है बढ़िया से बनाने दीजिए, और बड़ा कर लीजिए इस साल रोड और बड़ा कीजिए यहाँ से आता, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा इतना दूर तक का ही एरिया होगा ना, क्योंकि लास्ट जो रिफ्लेक्शन होगा वही ना उसका फील्ड ऑफ व्यू होगा जी ना। इधर नहीं दिखा पा रहा है, देख लेते एक बार, एक मिनट चलिए, हाँ ठीक है दिखाई पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक है। चलिए तो उतना तो लिखा हुआ है भी नहीं है ना, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो अब थोड़ा चेंज करते हैं इस वाले को जो हम लिखे हैं ना, कि देखिए इसका मतलब थोड़ा सा हम एक ही बार लिख लेते हैं कि ये भैया इंसिडेंट रे यहाँ पे गया जाता होगा, लास्ट फाइनल फील्ड ऑफ व्यू ढूंढना है ना हमको। ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गया और ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गया,
ये इंसिडेंट रे गया और इंसिडेंट रे क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे आ रहा होगा, ताकि इन बच्चों को जो इमेज बनता हुआ प्रतीत आ रहा होगा, इमेज कहीं ना कहीं ये मिरर से क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, तो क्या इतना दूर तक ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं होगा। अभी इन प्लेन मिरर का आपको निकाल के दिखाए थे ना कि इतना जो दूरी होगा इसके बीच का, वो क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो आसान क्वेश्चन नहीं है, आपको यही फील्ड ऑफ व्यू का तो लेंथ पूछा है, निकाल के दिखाइए, यही लेंथ पूछा है। और जबकि बोल दिया है बाबू यहाँ से, जबकि बोल दिया है कि यहाँ से जो है ये जो सड़क है यहाँ से यहाँ तक का वो 12 डिस्टेंस है। कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो 12 है। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से जो है ना एक परपेंडिकुलर लेंथ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला यहाँ से, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये देखिए यहाँ से गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और अगर देखिएगा, ये देखिए क्या, ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये वाला भी लाइन ये दूसरे से पैरेलल है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, डेफिनेटली थीटा होगा। और अगर ये पूरा बीच में एंगल बाइसेक्ट किया, डेफिनेटली, थोड़ा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ना फिजिक्स नहीं है, यहाँ पे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। और अगर ये यहाँ पे देखिए ये थीटा हो गया तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो मेरे बाबू ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और अगर ये थीटा हो गया, बीचों बीच लाइन देखिए कट किया, डेफिनेटली ये भी क्या होगा, थीटा होगा। मज़ा आ गया देख के आपको, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका कुछ और नाम देते, इसका नाम देते पी देते नाम, इसका नाम देते ये पॉइंट क्यू नाम देते हैं, ठीक है ना। और इसका देते हैं आर देते नाम, और इसका नाम देते हैं हम लोग टी नाम देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है ना, नाम दे दिए, नाम देने में क्या दिक्कत है। अब हमको यही ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर निकाल लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ तो आपको पता है, क्यों पता है, क्योंकि इतना दूर तक का मिरर का लेंथ d है, तो ये भी इतना दूर तक का लेंथ क्या होगा, d होगा। अच्छा सवाल है, ध्यान दे के समझिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ई ट्रायंगल को यूज करते हैं। कौन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल SON में, इन ट्रायंगल SON, ठीक है ना। अब जरा SON में देखिए, ये थीटा ये 90 होगा, ये 90 होगा, 90 के सामने ये कर्ण होगा, तो 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, लंब, सामने थीटा के सामने लंब, और ये आधार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। और लंब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए लंब हो जाएगा आपका ON, लंब क्या हो जाएगा मेरे बाबू ON, और बटे, और ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा आपका OS, आधार क्या हो जाएगा OS। वेरी गुड। ON कितना है, d/2 है, बटे, और आपका OS कितना है, OS के यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, सॉरी L है, ऑलरेडी बोला है। तो क्या हो जाएगा, d/2L हो गया, d बटे क्या आ गया, 2L, ठीक है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमें ये निकाल लिए हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला बात हम लोग निकालने में सफल हो गए। कौन वाला बात, यहाँ से हम लोग ये tan थीटा निकाले। अब इस वाले में आ जाते हैं, थीटा बराबर करेंगे, क्योंकि ये अगर पता चल जाएगा तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक है ना, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आ जाते हैं, किसमें, तो इन ट्रायंगल PQN में। तो PQN में tan थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ थीटा है तो ये लंब हो गया, ये देखिए राइट एंगल, ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये देखिए लंब हो गया, और ये देखिए आधार हो गया। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का सड़क का जो डिस्टेंस है, जो सड़क से लेके मिरर तक का जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो 12 है ना। तो ये देखिए इस थीटा के सामने ये लंब हो गया, तो क्या हो गया बाबू, लंब बटे क्या हो गया, आधार। और आधार यहाँ से यहाँ तक का कितना, देखिए ये P है, ये N है, तो आधार कितना मेरे बाबू PN। तो लंब कितना है, ये P जो Q माने हैं, यहाँ से यहाँ PQ तो आपको नहीं पता है, तो PQ रहने देते हैं, बटे आपका जो यहाँ से यहाँ तक जो आधार है, आधार कितना है, देखिए बाबू 12 है ना। तो देखिए ये PQ/12, यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 बराबर हो जाएगा मेरे बाबू इक्वेशन 2 के। सवाल ध्यान समझिएगा, बकवासी कुछ नहीं, सवाल को बढ़िया समझना है, ठीक है ना। सवाल अच्छा सवाल है, इन्हें कि ऐसे नॉर्मल सवाल लेके हाँ 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 कर रहे हैं, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो ये इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan थीटा, यानी क्या आ जाएगा, देखिए d/2L बराबर
पी क्यू बाय 12। तो देखिए 12 से 12 खत्म, दैट मीन्स पी क्यू बराबर क्या आ गया मेरे बाबू, डी आ गया। तो यानी कहने का मतलब ये डी जितना है ना, ये डी उतना ही ये वाला भी आपका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आ गया वो भी क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक का वो डी आ गया। तो अगर ये डी हो गया तो आप इसको भी थीटा निकालिएगा ना, तो ये भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी सेम चीज़ है, इधर भी सेम, ये भी सेम ट्रायंगल है, तो इधर भी क्या आएगा, डी आएगा। तो इधर भी डी आ जाएगा। तो जब इधर भी डी इधर भी डी, तो टोटल जो मिनिमम डिस्टेंस होगा जहाँ तक वो लड़का यानी जो आदमी है वो देख सकता है, उस यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका जो इमेज बनेगा वो बढ़ रहा है, वो देख रहा है। मान लो यहाँ पे एगो स्मार्ट लड़की खड़ी है, खड़ा न है, और इसका इमेज बना होगा, तो कितना दूर तक देखेगा। जैसे ये ससुरा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अगर दिखना स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ टुकुर 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 देखेगा, लेकिन जैसे यहाँ आया वहाँ से आगे बढ़ेगा, उसको दिखने बंद हो जाएगा। समझ में आया ना। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डी, ये वाला डी, ये वाला डी, यानी डी प्लस डी कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 3D हो जाएगा। और आपका यही आंसर क्या होगा, 3D होगा। अगर आपको दिक्कत हो गया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। और अच्छा सवाल है ये, हम नॉर्मल सवाल नहीं लिए, क्योंकि नॉर्मल सवाल इधर उधर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कुछ अच्छे सवाल भी कर ले, ठीक है ना। और एक और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो छाप लीजिए। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। और अगला क्वेश्चन के लिए अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, हम बोलते हैं क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले इंग्लिश वाला भाई बाबू साहब लिखिए, एक ही बार बोलेंगे, आप अच्छे से लिखिएगा। लिखिए, 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री। 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, ठीक है। ए रे इंक्लाइंड ऑन 1 प्लेन मिरर, ए रे इंक्लाइंड on plane mirror at angle of incidence theta, at angle of incidence theta, at angle of incidence theta, after reflection falls on second mirror। यहाँ से आया और रिफ्लेक्ट होकर फिर सेकेंड पे चला आया, ठीक है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकेंड मिरर एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। इस पहले वाले मिरर के क्या चलने लगा, पैरेलल चलने लगा, ठीक है ना। एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, the value of theta, the value of theta, ठीक है। हिंदी का लिखेगा, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 70 डिग्री पर झुकाकर रखे गए हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 70 डिग्री पर झुकाकर रखे गए हैं। अगर प्रकाश की किरण एक दर्पण पर आपतित होकर, अगर प्रकाश की किरण एक दर्पण पर आपतित होकर परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण पर जाती है, परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण पर जाती है, तथा दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद पहले दर्पण के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश पहले दर्पण पर आपतित हुई थी, तो आपतन कोण का मान क्या था, ठीक है ना। आपतन कोण का मान क्या था। तो बाबू यहाँ पे ध्यान से सुनिए, 2 इंक्लाइंड आपका प्लेन मिरर है
और यहाँ से मिरर ये आया, मतलब रे ऑफ लाइट आया और रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, तो सुनिएगा मेरे ध्यान से बात को, तो यहाँ जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया, तो एक्चुअल में क्या आ गया, पहले वाले पे पूछा है, तो देखिए यहाँ, तो ये जो आया तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि नहीं होगा मेरे बाबू, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि नहीं होगा। तो एक बात बताइए, अगर ये बोला है कि पहले वाले का पैरेलल है, तो अगर ये बोला है कि पहले वाले का पैरेलल हो जाता है, तो बाबू यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, देखिए यहाँ से ये देखिए ये वाला इसके पैरेलल है, पहले वाले का पैरेलल है, ये वाला देखिए पहले वाले का पैरेलल हो जाता है, तो अगर ये 70 हो गया तो आपको पता है एकांतर कौन से अल्टरनेटिंग एंगल से, ये 70 है तो ये भी क्या आएगा 70 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों देखिए एक दूसरे को सेम अथी पे कर रहा है, तो अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा। तो ये मान लेते थोड़ा देर के लिए x है, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे I पूछा है, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस I पूछा है, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है बताओ, 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 70 प्लस 70 प्लस का कितना आ गया, x हो गया, ज्योमेट्री यूज हो गया यहाँ पे, 70 बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 180 में से 140 घटा दीजिए, कितना आ गया मेरे बाबू, 40 डिग्री आपका आ गया, x 40 आ गया। आपको चाहिए क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, यानी I का वैल्यू चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I चाहिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक को क्या मानेंगे, पूरा टोटल को क्या मान लेंगे बताइए, यहाँ से यहाँ तक का ये जो टोटल है इस वाले को पूरे को हम क्या मान लें, यहाँ से यहाँ तक का ये परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 होगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, हो जाएगा ना 40 प्लस I बराबर क्या आ जाएगा 90, तो I बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 40, यानी कितना आ गया आपका जो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 डिग्री, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे बाबू 50 डिग्री हो जाएगा, और 50 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए, इस सवाल को लिख लीजिए, और अगला सवाल जो है ना हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और ध्यान से लिखिएगा, फटाफट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, लिखिए 2 प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा एज शोन, फिगर दिया हुआ है एज शोन, ए रे ऑफ लाइट वन, a ray of light 1, a ray of light 1 which is parallel to M1, which is parallel to M1 strikes M2, strikes M2 and after reflection and after reflection the ray 2 becomes parallel to M2, the ray 2 becomes parallel to M2, find the angle theta, find the angle theta, हिंदी वाला लिख लीजिएगा, दो समतल दर्पण M1 तथा M2 को थीटा कोण पर झुकाकर रखा गया है, दो समतल दर्पण M1 तथा M2 को थीटा कोण पर झुकाकर रखा गया है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। तस्वीर बना के दिखाते हैं आपको। अगर प्रकाश किरण 1 जो दर्पण M1 के समांतर है, अगर प्रकाश किरण 1 जो दर्पण M1 के समांतर है M2 पर आपतित होती है, M2 पर आपतित होती है तथा दो बार परिवर्तन के बाद M2 के समांतर हो जाती है, थीटा कोण का मान निकालें, थीटा कोण का मान निकालें। देखिए सवाल समझिए, लिख लिए होंगे आप। देखिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये देखिए प्लेन मिरर है, और इन ससुरा प्लेन मिरर को हम M1 मान लेते हैं, और एक दूसरा जो ये प्लेन मिरर है, इन प्लेन मिरर को हम लोग M2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, बोला M1 के पैरेलल एक लाइट आता है समांतर यहाँ से,
और ये M2 पर पड़ता है, ठीक है ना, ये M2 पे आता है और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है सीधा ये लाइट M1 पे आता है और M1 पे आने के बाद ये क्या होता है M2 के पैरेलल चला जाता है। पिछले बार ये पैरेलल नहीं गया था, ये लाइट पैरेलल आया था और अब की बार देखिए ये भी पैरेलल हो गया ये M1 के, और ये जो गया रिफ्लेक्ट होके M2 ये भी पैरेलल हो गया उसके। और ये जो एंगल बोला दोनों थीटा पे झुका हुआ, तो बोला ये थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया। अगर ये थीटा और ये दूसरे से पैरेलल, देखिए ये लाइन अगर देखिए पैरेलल है, तो अगर हम कहें कि ये वाला जो एंगल है, देखिए ये देखिए अगर ये पैरेलल है आपको पता है, तो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल हो गया ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर ये पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है और एक दूसरे डायरेक्ट ये हुआ, देखिए डायरेक्ट डिफ्लेक्ट है ये, ठीक, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा डेफिनेटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी देखिए आपको पता है कि ये और ये पैरेलल है, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ऐसे समझिए, आप समझिए ध्यान से। और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो बाबू अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन दोनों पैरेलल